हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडेज लॉ। तो बच्चों पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ और नोट डाउन करो सब कुछ। और आपको सीखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको सीखना है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। आपको सीखना है इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। जो भी आप बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो या आईएससी में हो, या फिर आप जेईई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो या फिर बिटसैट का एग्जाम दे रहे हो, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए और नोट करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक बैटरी ड्रॉ कर लो, और इस बैटरी को हमें दो इलेक्ट्रोड से जोड़ना है। दो रॉड है यहाँ पर, एक पॉजिटिव रॉड क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से जुड़ा होगा, और एक नेगेटिव रॉड जो नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से जुड़ा होगा। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर बैटरी एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड आप इस साइड ले लो और एक इलेक्ट्रोड दूसरा वाला आप इस साइड ले सकते हो वैसे, और इसको आपने एक वेसल में डाल दिया है। ठीक है, सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है। मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में और ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए। और आपके पास यहाँ पर है इलेक्ट्रोड, दिस वन इज द सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, मतलब आयंस है इसमें, राइट। इसमें आयंस है। पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी है। दिस इज पॉजिटिव रॉड एंड दिस इज नेगेटिव रॉड। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में भी तो आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयन होंगे। यहाँ पॉजिटिव आयन भी होंगे और यहाँ पर नेगेटिव आयंस भी होंगे। ठीक है, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो ये पॉजिटिव वाला विल ट्राई टू अप्रोच दैट नेगेटिव रॉड, क्योंकि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना पॉजिटिव वाले को, और ये नेगेटिव वाला इधर जाना चाहेगा विद द पॉजिटिव रॉड, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो दे देगा और यहाँ पर ये लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा। तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम तो ये है। तो इस सेल को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है फैराडेज लॉ। फैराडे के दो लॉ थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला लॉ था, इसको अपने ध्यान से ड्रॉ कर लो, समझ लो। पहला लॉ था द मास डिपॉजिटेड, आपको मैं लिखवा देता हूं, मास डिपॉजिटेड दिस वन। The law states that the amount of chemical change produced by current at an electrolyte boundary is proportional to the quantity of electricity used. It's proportional to the quantity of electricity used. इसका कहने का मतलब ये है कि जो मास डिपॉजिट होगा, m is the mass here, जो भी मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, यानी कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा हम लोग चार्ज पास करेंगे बैटरी के थ्रू तो मास भी इलेक्ट्रॉड्स पे जो डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे, लिबरेट का मतलब गैस भी फॉर्म हो सकते हैं या फिर उसके ऊपर डिपॉजिट भी हो सकते हैं। तो मास फाउंड ऑन द इलेक्ट्रोड डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये है पहला लॉ। सेकेंड है the amounts of chemical changes produced by the same quantity of electricity in different substances are proportional to their equivalent weights। ठीक है, equivalent weights की जगह आप अगर आप number of equivalent लिखोगे ज़्यादा सही होगा, number of equivalents। मैं आपको समझाऊंगा कि number of equivalent क्या होता है और equivalent weight क्या होता है। तो आप दो लॉ पहले लिख लो बच्चों, दो लॉ को आप लिख लो। मैं आपके लिए लिख देता हूँ आसान तरीके से, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है। दो लॉ को मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। यहाँ पर डिपॉजिट होगा नेगेटिव वाला, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आएगा, पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में है वो इस पे जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट लॉ द substance deposited or liberated at इलेक्ट्रोड, हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोड पे ही डिपॉजिट होंगे। एट इलेक्ट्रोड
is directly proportional to the quantity of charge passed in this electrolytic solution. ठीक है ना, इजी है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिखेंगे? ठीक है ना। अब हम लोग बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे हैं ना, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज अपॉन टाइम लिखते हैं। तो Q को क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। दिस इज व्हाट? I इंटू टी। सो M इज इक्वल टू Z हो गया इंटू Q हो गया। Z क्या मिलेगा? दिस इज I इंटू टी, Q हो गया और ये Z हो गया। Z को क्या बोलते हैं? ECE, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं? Z को कैसे लिखते हैं? Z को लिखते हैं E अपॉन फराडे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे लिखते हैं। अब आप पूछोगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इसको आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और F तो फिक्स होता है फराडे, यानी कि 96500 कूलम। 96500 कूलम। यहाँ तक बातें सही हैं आपकी? समझ में आ रहा है आपको? The substance deposited or liberated at electrode is directly proportional to the quantity of charge passed or quantity of electricity passed in electrolytic solution. ठीक, इलेक्ट्रिसिटी तो होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आएगा, और आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, बढ़िया। तो ये आपको मिल गया है। Z को आप E/F लिख सकते हो। तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर पूरा हम बात करें हम लोग I इंटू टी, दैट मीन्स E अपॉन F। ये हो गया मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट वेट भी समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को करनी है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ यह कहता है कि अगर 2 वेसल या 3 वेसल या 4 वेसल, 4 अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है आपके पास, और सब में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड विल बी सेम। ध्यान से सुनो बच्चों, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इन सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड will be the same। ठीक है ना। इसको आप नोट करो, और इसका हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है सीरीज में है, ये डाइल्यूट H2SO4 है, CuSO4 है, AgNO3 है। तो यहाँ पे क्या होगा? Ag जो मेटल डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर सल्फेट में कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो तीनों के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे ना वो सेम होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी सेम इन दिस केसेस। ठीक है ना। ये हम लोग समझेंगे जब ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, 2 4 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है कि ये होता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। आप समझ लो पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला आप लिखोगे मोल्स इंटू n। अब n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कॉपर डिपोजिशन की बात करते हो, मान लो Cu2+ है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा
और ये कॉपर मेटल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा किसी इलेक्ट्रोड पे। अगर मान लो एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होना है तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम, और वहाँ पे वो डिपॉजिट होगा। तो इस केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 ले लेंगे, यहाँ के लिए एन फैक्टर 3 ले लेंगे, ठीक है ना। तो मोल्स इंटू एन करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। कैसे, तो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिलहाल इसको नोट करो। तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पे गिवन है एनसीईआरटी क्वेश्चन से, पहले कुछ एनसीईआरटी कर लेते हैं, फिर कुछ जेई भी कर लेंगे, कुछ नीट के क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि हमारा पूरा नॉलेज जो इन डेप्थ हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फॉर 20 मिनट्स। आपको दिख रहा है ना, 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, What mass of nickel is deposited at the cathode, ये पूछा गया आपसे। तो निकल का जो मास होता है वो एटॉमिक मास वो आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन गिवन होता है, जनरली गिवन होता है। निकल का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 58.7, ये। और आपको बोला गया व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो हमने अभी बहुत ही सिंपल फार्मूला देखा है ना, M = ZIT, यही देखा हम लोगों ने। और मास डिपॉजिटेड पूछा गया आपसे, तो E/F लिख सकते हैं हम लोग, इंटू I/T कर सकते हैं, राइट। तो निकल बेसिकली क्या होता है, निकल होता है Ni2+। क्यों Ni2+ होगा, NO3 तो माइनस होता है, NO3 इज माइनस एंड वी हैव 2 टाइम्स NO3। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स NO3 का मतलब 2 माइनस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है Ni2+ होगा, ठीक है ना। 2 + 2 माइनस, ये 2 माइनस है तो ये 2+ होगा। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको मिलेगा ये निकल, ठीक है ना। गोइंग टू गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको मिल जाएगा निकल। चलो अच्छी बात है। तो N जो मुझे मिला वो हो गया 2, मास डिपॉजिटेड। अब ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट कितना लिखेंगे हम लोग, 58.7 डिवाइड बाई 2, दिस इज E, इक्विवेलेंट वेट। करंट कितना है 5 एम्पियर, 20 मिनट्स टाइम है, सो 20 × 60 हो जाएगा ये आपका। तो ये पूरा मास डिपॉजिटेड आपने निकाल लिया। वी कैन गो फॉर दिस वन, ये हो जाएगा 587, ये दोनों मिलके मिल गया 587 इंटू हो जाएगा ये 300, ठीक है। तो ये जो आपको आया मास डिपॉजिटेड, ये आपको मिल चुका है आंसर, मास डिपॉजिटेड आपके पास आ चुका है। और फराडे भी है यहाँ पर, फराडे का वैल्यू फिक्स होता है 96500, ये आपको फिक्स वैल्यू है, ये 96500 फिक्स वैल्यू है। ये 2 0 और ये 2 0 तो कट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको अब कैलकुलेट कर लेना है, तो इसको डिवाइड कर दो 3 2 1, ठीक है। 3 × 3 = 6, 31 के अप्रॉक्स आएगा, 321 आएगा। और जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से थोड़ा कम आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1.7 ग्राम के आसपास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने आ गया तो कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि आपको एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी तो पहले करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आप जेई मेंस एडवांस और उसके बाद फिर नीट के क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी से। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं A, B, C containing solutions of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4. There are 3 vessels respectively are connected in series. A steady current of 1.5 amperes will pass through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? तो फराडे सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट विल बी सेम इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बातें कर लेते हैं। यहाँ पे 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड दिया गया है बच्चों, यानी कि सिल्वर के लिए Ag क्या होता है, Ag+ होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये Ag डिपॉजिट हो जाता है। जिंक की अगर हम बातें करेंगे तो ये 2+ होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर की बात करेंगे Cu2+,
तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लेना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। यही तो करना है हमारे को। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दिस, ये मोल आ गया, मोल इनटू n फैक्टर ऑफ Ag, n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, कॉपर के लिए आप x मास ले लो और इसका 63.5 ग्राम होता है, इनटू 2 फैक्टर आपको 2 लगाना पड़ेगा n फैक्टर, तो ये आपको मिल गया कॉपर के लिए। और यहाँ पे आप ले लो y अपॉन 65.3 इंटू n, n तो जिंक के लिए 2 है मेरे पास, n जिंक के लिए 2 है। अब इसको आपको सॉल्व करनी है, तो पहले इन दोनों को ले लो, तो क्या लिखोगे आप 1.45 अपॉन 108 दैट इज इक्वल टू x इंटू 2 अपॉन 63.5। यहाँ से कॉपर डिपॉजिटेड आप निकालोगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ क्या है, फिर वीडियो को आप देखना। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको कितनी वैल्यू आ रही है। x मीन्स आपको मिल गया है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.4 ग्राम के आसपास, 0.42 ग्राम के आसपास आपको मिल जाएगा कॉपर डिपॉजिटेड। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, वो भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। और आपको देखो कितना वैल्यूज आपको आ रही है, आप खुद से कैलकुलेट करके दे सकते हो। इन दोनों को आप इक्वेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1.45 अपॉन 108 इज इक्वल टू y इंटू 2 अपॉन 65.3। इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 1.45 इंटू 65.3 अपॉन 108 इंटू 2। दिस इज योर मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका आंसर कितने में आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात है कि जब हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं तो हमारे को हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो ये भी फाइंड करने को बोला गया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है बच्चों, फाइन। करंट फाइंड भी कर लेते हैं हम लोग, काफी आसान है ये भी करना, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला तो है m इज इक्वल टू ZIT, आपके पास तो है। मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड है 1.45 ग्राम और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया आपके पास, अगर हम Ag की बात करें तो 108 अपॉन 1 और फराडे यहाँ पर है 96500 इंटू करेंट है 1.5 एम्पियर इंटू टाइम t, तो यहाँ से t आप सेकेंड्स में निकाल सकते हो। तो 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 1.5, दिस इज टाइम इन सेकेंड्स यू आर गेटिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आप लेके चलते हो तो कैलकुलेशंस तो कोई बड़ी बात नहीं होती, कैलकुलेट कोई भी कर लेता है। आगे हम लोग करने वाले हैं जो नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं और जेई के क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों पूरा देखना है, जाना नहीं है, और मुझे इसका आप लोग आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताने वालों कितना आया। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको जेई नीट के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, सो बने रहो और देखते रहो। आइए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ और जो कि नीट से लिया गया है 2020। ये नीट में आ चुका है बच्चों 2020, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, सो नोट डाउन कीजिए आप लोग भी। द नंबर ऑफ फराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 आपको गिवन है। ठीक है ना, तो जब कैल्शियम CaCl2 की बात करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैल्शियम बनेगा। ठीक है ना, तो कैल्शियम का मास तो 40 ग्राम होता ही है, यानी कि जब आपको 40 ग्राम आपको चाहिए तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ही 2 फराडे बोलते हैं हम, n इलेक्ट्रॉन तो n फराडे, 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, सो 2 फराडे के लिए क्या है 40 ग्राम है, तो 1 फराडे के लिए क्या हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 ग्राम। यानी कि अगर 20 ग्राम आपको कैल्शियम डिपॉजिट करना है तो आपको 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। दैट्स इट, वेरी सिंपल। 2020 नीट। आगे बढ़ते हैं।
ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस बनेगा आपका ये, कितना मोल गिवन है? 0.1 मोल, ठीक है ना, 0.1 मोल। तो मोल अगर आपको गिवन है तो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एम का मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन तो हो गया 71, ठीक है ना, 71 होता है। तो 71 इंटू 0.1 करोगे तो आपको मिल जाएगा 7.1 मास ऑफ क्लोरीन डिपॉजिटेड, मास ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड, ठीक है, मास m। बढ़िया। अब आप फॉर्मूला लगा लोगे m इज इक्वल टू ZIT, सो दैट मीन 7.1 मास हो गया। और z क्या होता है? E/F होता है, E/F होता है। करंट क्या होता है? 3 एम्पियर होता है। टाइम कितना होता है? टाइम फाइंड करनी है, टाइम आपको, ठीक, टाइम फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे को E की वैल्यू देखनी है। तो E की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको लेना पड़ेगा Cl2 का पूरा मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन 71, और डिवाइड बाई n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2, और फराडे हो जाएगा 96500 इंटू 3 इंटू 2। एक क्लोरीन को क्या एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पे 2 क्लोरीन डालोगे तो आपको मिल जाएगा Cl2 गैस प्लस 2 क्लोरीन। Cl2 गैस बनने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन ये लिबरेट करेगा, तभी Cl2 गैस बनेगा। तो एन फैक्टर यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटा दोगे तो 10 आएगा, 71 तो गया, ठीक है ना, और ये 10 और ये 10 भी गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? 2 इंटू 9650 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू T, ये कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 17 के आसपास ले सकते हैं हम लोग इसको। और 2 से करेंगे तो ये कैलकुलेट होके बन जाएगा, देखते हैं कितना बनता है। ये आपको जो टाइम आया वो सेकंड्स में आएगा, राइट, 64 सेकंड्स में मिल गया आपको ये। इसको अगर आप मिनट, देखो टाइम यहाँ मिनट में है तो आपको 60 से डिवाइड करनी पड़ेगी ना, तो क्या हो जाएगा 643.4 डिवाइड बाई 6, तो 100 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 100 से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 110 मिनट्स, ठीक है ना, 110 मिनट्स। तो आंसर हो गया हम लोग का 110 मिनट्स, है ना, इजी। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इजी है। एक और करके देखें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकंड्स, चार्ज ऑफ दिस, ठीक है ना, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। करंट यहाँ पे गिवन है, करंट Q इज इक्वल टू व्हाट? I इंटू T होता है। तो यहाँ पर चार्ज पहले फाइंड कर लेते हैं। करंट कितना है? 1 एम्पियर, टाइम कितना है? 60 सेकंड। ये टोटल चार्ज हो गया, दैट इज इक्वल टू N इंटू E, तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो 60 इज इक्वल टू N, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सो 60 डिवाइड बाई 1.6 10 to the power minus 19, this is n. So this can be written as 60 into 10 to the power positive 19 upon 1.6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 लेके आप काम कर सकते हैं। 3.75 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे एक 0 हटेगा तो ये 20 बन जाएगा ना, 20। तो कैलकुलेशन नॉट ए पार्ट। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये फॉर्मूले बेसिक्स वाले याद होने चाहिए, तो आपको आंसर कहीं नहीं भाग रहा, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा 3.75 इंटू 10 टू पावर 20। तो इसको आप नोट कीजिए, और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा नोट करना है, तभी आप पूरा सीख पाओगे। इसको नोट करो। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल करने चाहिए क्योंकि बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको नोट डाउन कर ले पहले आप। When 0.1 mole MnO4 2- is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 2- to MnO4- completely oxidized। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को आप एक एलिमेंट्री रिएक्शन आप लिखोगे, टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज MnO4,
इसको ऑक्सीडाइज किया गया है, किसको, MnO4 2 माइनस को, तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस इज MnO4 माइनस। ये यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना पड़ेगा कि मैंगनीज का लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है और राइट हैंड साइड में कितना है, इसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन का पता लगेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हमेशा जो होता है वो -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन यहाँ 4 टाइम है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 टाइम है, और ये चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं है, पूरे कंपाउंड पे ये चार्ज है। तो ऑक्सीजन के लिए आप हमेशा -2 लेते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट। तो -2 हो गया उसका चार्ज, 4 टाइम्स ऑफ दिस, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे 4 टाइम्स है, प्लस मैंगनीज N, मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो x मान लिया, हमें नहीं मालूम। इस पूरे कंपाउंड पे जो चार्ज है वो -2 है, तो -8 + 6 = -2 हो गया, ये हो गया +6, यानी कि यहाँ पर +6 चार्ज है मैंगनीज के लिए। यहाँ पता कर लेते हैं, -8 + x = -1, यहाँ पर है +7, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसके लिए, मैंगनीज के लिए। तो इसका मतलब आपको अगर मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है, इसका मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देना पड़ेगा। +7 स्टेट में -1, क्योंकि 6 से 7 कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा इसका, तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और Mn पे पावर 7+ बनेगा। तो यहाँ पर जो n फैक्टर है वो हो गया 1, n गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, और आपको यहाँ पर काम करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 फराडे ऑफ चार्ज, ठीक। तो ये 1 मोल के लिए तो काम हो रहा है ना, ये 1 मोल के लिए हो रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 फराडे किसके लिए है, 1 मोल के लिए है ये। तो 0.1 मोल की बात होगी तो आपको 0.1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, यानी कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 96500, तो ये हो गया 9650 कूलम। 9650 कूलम इज द आंसर, ठीक है बच्चों। है तो बड़ा इजी, लॉलीपॉप है, बस आपको इलेक्ट्रॉन का पता करने की देरी होती है, आप कर लेते हो। एक चीज मैं और बता दूं, जब हम ऑक्सीजन O2 की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन की बात होगी, यानी कि n आपको 4 लेना पड़ेगा जब हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ सिल्वर 108 displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP। STP पे आपको ध्यान है बच्चों, क्लास 7 में मोल कॉन्सेप्ट में था ना, STP पे एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, ठीक है ना। STP पे कोई भी गैस ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड हमको फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 मिलीलीटर ऑफ O2 एट STP। तो सिल्वर आएगा और ऑक्सीजन को डिपॉजिट, ऑक्सीजन जो है उसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2, ठीक है। क्योंकि जब एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे रिएक्शन में तो उनका इक्विवेलेंट एक ही होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है बच्चों। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag का मतलब हो गया मोल ऑफ Ag इनटू n फैक्टर, सिमिलरली मोल ऑफ O2 इनटू इसका n फैक्टर, ठीक है ना। n फैक्टर मैंने O2 के लिए पहले आपको बता दिया बच्चों। जब हम Ag की बात करेंगे तो मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, ये मोल हो गया, और Ag प्लस से Ag जब बनता है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इसको, सो n इज इक्वल टू 1। मोल ऑफ गैस की जब बात करते हैं तो 5.6 लीटर इसका वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर, ये मोल होता है किसी गैस के लिए, राइट। जैसे हम लोग मोल किसी के लिए सॉलिड के लिए क्या लिखते हैं, मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है ना। गैस के लिए क्या लिखेंगे, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है डिवाइड बाय वॉल्यूम एट STP, ठीक है, इनटू लिखेंगे n फैक्टर
तो ऑक्सीजन के लिए एन फैक्टर होता है 4। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है 4 से कट गया, 4 से कट गया, तो एक्स हो गया 108 ग्राम। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड, है ना। एग्जाम में कैलकुलेशन थोड़े ठीक ठाक आते हैं ताकि आपको ज़्यादा कष्ट नहीं हो। देख लो कैलकुलेशन कितना अच्छा आ गया, इसमें कट कुट हो गया सब कुछ। तो 108 ग्राम ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिस वन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट विद द करंट ऑफ 10 एम्पियर्स फॉर 109 मिनट्स, है ना। ये भी आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल, कोबाल्ट के लिए आपको एटॉमिक मास गिवन है, इसको नोट कीजिए और ट्राई कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2013 में। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 क्लोराइड, कोबाल्ट 2 CO2 प्लस आपको बता रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, जो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला सीखा है वही अप्लाई कर देनी है आपको। m इज इक्वल टू ZIT और मास डिपॉजिटेड आपको फाइंड करनी है। Z हो गया आपके लिए E/F इंटू I इंटू T, और E आपके लिए जो है हमारे पास वो है एटॉमिक मास डिवाइड बाय n फैक्टर, दैट मीन्स दिस इज योर 59/2 और ये हो जाएगा 96500। करंट यहाँ पे दिया गया 10 एम्पियर और टाइम 109 मिनट्स है, तो उसको आप सेकंड में चेंज करोगे, ये आप करोगे। ठीक है ना। तो ये 2 जीरो आपके कट गए, ये 2 जीरो भी कट गए, ठीक। और 2 से आपको इसको भी काटते हैं तो हो जाएगा 54.5 और नीचे बच गया 965। 59 इंटू 54.5 डिवाइड बाई 965, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो 54.5 59 करेंगे तो 0.66 तो आएगा नहीं, 1 से कम तो नहीं है, 1 से ज़्यादा ही होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका रूल आउट हो गया, डी वाला। तो 59 को अगर आप 60 मान के करते हो तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आप ला सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो 59 को 60 ले लो, 54.5 को 55 ले लो, 965। तो ये अप्रॉक्स आगे तो लगा सकते हो, तो उससे आपको एक्यूरेट आंसर आएगा। 60 इंटू आप करोगे 3300/965। हमने यहाँ पर एक पॉइंट हटाया है तो एक 10 और नीचे आएगा तो ये कट जाएगा। 330 आपको मिल रहा है, 330/965, ठीक है ना। 54.5 हम लोगों ने 55 ले लिया था, सॉरी 55 ले चुके हैं और ये 60 ले चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के हम लोगों ने लिया है। तो 55 इंटू 6 करोगे 3300 है और नीचे है 965। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, तो 3300/9 करेंगे हम लोग, तो 3 और यहाँ पर एक 6 का फैक्टर भी है, 6 का फैक्टर भी है, सो बी केयरफुल। 6 का फैक्टर है तो इसको हम लोग ला सकते हैं कैलकुलेशन में। 16 96 होता है और ये भी 6 से कट जाएंगे, तो हमारे पास है 3300/166। तो ये 2 से कट रहा है, तो 2 का फैक्टर सिर्फ यहाँ पे एक ही है 20, तो आप 20 पे आंसर मान सकते हो। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। कैलकुलेशन कभी मैटर नहीं करता है, नीट और जेईई एग्जाम में वो हो जाता है। कैलकुलेशन इस तरह से दिए होते हैं कि आप आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज तो इतना रखते हैं लेक्चर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई शक है, कुछ आपके मन में बातें हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बच्चों पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।